हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वेब सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कामराज। ये स्टोरी होती है पोरशपुर साम्राज्य के राजा विचित्रसेन और उसकी 3 रानियों की, जिनका नाम है रानी स्नेहलता, रानी मधुमती और रानी विशाखा। शुरुआत में हमें 2 सैनिकों की बातों से पता चलता है कि महल के नियमों के अनुसार तीनों रानियों में से जो भी रानी गर्भवती होगी वो रानी राज्य पर राज करेगी, और अगर उस रानी को बेटी हुई तो उस बेटी के 18 साल के होने के बाद वही बेटी राज्य पर राज करेगी और उसकी माँ राजमाता बनेगी। और बेटा हुआ तो राजा बेटे के 18 साल के होने तक राज्य पर शासन करेगा और फिर बेटा राजा बनेगा। और इसी तरह रानी के गर्भवती होते ही राजा की शासन समाप्ति की घोषणा हो जाती थी, और इसलिए राजा विचित्रसेन अपने तीनों रानियों में से किसी भी रानी के पास नहीं जाता था और अपने शौक पूरे करने के लिए वो दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाता था। लेकिन तीनों रानियां राजगद्दी चाहती थी और इसलिए तीनों रानियां गर्भवती होने के लिए अलग अलग आदमियों से संभोग करती है। रानी स्नेहलता राज्य के मंत्री के साथ अफेयर करती है और रानी मधुमती राज्य के सेनापति के साथ मिल जाती है, और रानी विशाखा एक दूसरे राज्य के आदमी से प्यार करती है और वो आदमी रानी से मिलने अक्सर उसके महल में आता था। अब एक दिन महल में एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम रुकमा ताई होता है। राजा रुकमा ताई को देखकर डर जाता है क्योंकि महल में रुकमा ताई के आने का मतलब था कि महल में कोई रानी गर्भवती है। रानी स्नेहलता और रानी मधुमती रुकमा ताई से पूछती है कि कौन सी रानी गर्भवती है, लेकिन रुकमा ताई कुछ भी नहीं बोलती। इसलिए राजा रुकमा ताई को बंदी बनाने का आदेश देता है और उसे जेल में डाल देता है। सभी रानियां काफी परेशान होती है कि आखिर कौन सी रानी गर्भवती है। अब राजा रात में रुकमा ताई से मिलने जाता है और रुकमा ताई से पूछता है कि आखिर कौन सी रानी गर्भवती है। तब रुकमा ताई कहती है कि तुम्हें याद है, आज से 18 साल पहले रानी स्नेहलता ने एक बेटी को जन्म दिया था, और तुम्हारे कहने पर मैंने सबको बताया था कि रानी स्नेहलता ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है जबकि बच्ची जिंदा थी, और मैंने उस बच्चे को तुम्हें सौंपा था। आज उस बच्चे के 18 साल पूरे हो गए हैं। राजा ने उस बच्ची को कहीं छुपा दिया था, लेकिन राजा कहता है कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, वो सब पुरानी बात है। मुझे तुम ये बताओ कि कौन सी रानी गर्भवती है। राजा के बार बार पूछने पर रुकमाताई राजा को बता देती है कि रानी विशाखा गर्भवती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रानी विशाखा एक दूसरे राज्य में रहने वाले आदमी से प्यार करती है और वो आदमी हमेशा उसे मिलने आता है, और उसी वजह से रानी विशाखा प्रेग्नेंट हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नकाबपोश आदमी जेल में रुकमाताई को मार देता है। इस हादसे के बाद राजा अपने महामंत्री और सेनापति पर गुस्सा करता है, महल के सुरक्षा नियमों पर सवाल करता है और बोलता है कि कैसे कोई महल में घुसकर रुकमाताई को मार सकता है। लेकिन सेनापति बोलता है कि महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकता। अगले दिन राजा रानी विशाखा को राजगद्दी पर बिठाता है और उसे अपने हाथों से खीर खिलाता है, लेकिन खीर खाते ही रानी विशाखा की मौत हो जाती है क्योंकि खीर में जहर होता है। राजा अपने सेनापति को ऑर्डर देता है कि पता करो कि खीर में जहर किसने मिलाया है। तभी भोजन कक्ष में एक मरा हुआ आदमी मिलता है जिसने खीर बनाई थी। ये देखकर राजा सब पर गुस्सा करता है क्योंकि महल में एक के बाद एक मौत हो रही थी और महल अब सेफ नहीं था। इन सब का पता लगाने के लिए राजा राज ज्योतिष अष्टक को बुलाता है और उसे पूछता है कि महल में ये सब क्या हो रहा है। अष्टक उन्हें बताता है कि आप अपनी ही बेटी से शादी करेंगे और बेटी राज्य पर राज करेगी, लेकिन राजा कहता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। अब राजा अपने कमरे में काफी सोच विचार में पड़ जाता है और फिर राजा अकेले में गुप्त जगह जाता है जहां पर एक लड़की को जेल में कैद करके रखा हुआ था। असल में ये राजा की वही बेटी होती है जो 18 साल पहले जन्मी थी और इसका नाम रूपलेखा होता है। राजा रूपलेखा से कहता है कि महाराज अष्टक ने भविष्यवाणी की है कि मैं अपनी बेटी से विवाह करूंगा, लेकिन मैं उनकी भविष्यवाणी को झूठ साबित करूंगा और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा, तुम हमेशा ही बंदी बनकर रहोगी। इसके बाद राजा वहां से चला जाता है। राजा के जाने के बाद वहां पर एक नकाब पहना हुआ आदमी आता है। वो आदमी रूपलेखा से कहता है कि अगर तुम अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। रूपलेखा उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो, और वो आदमी अपना नकाब उतारता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही दूसरे राज्य का आदमी है जो रानी विशाखा का प्रेमी था। इसके बाद राजा के फिर से शादी करने की घोषणा की जाती है क्योंकि पोरशपुर साम्राज्य के नियमों के अनुसार यदि राजा की किसी भी रानी की मृत्यु होती है तो राजा को दूसरा विवाह करना होगा।
राजा के लिए नई रानी चुनने का काम रानी स्नेहलता को दिया जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। रानी स्नेहलता महामंत्री के साथ मिलकर राजा के लिए एक लड़की को चुनती है जिसका नाम चंद्रिका होता है। राजा एक खबर जाकर अपनी बंदी बनाई हुई बेटी को सुनाता है जिससे रूपलेखा का क्रोध और भी बढ़ जाता है। राजा अष्टक से भी कहता है कि मैं चंद्रिका से शादी करने जा रहा हूँ, आपकी भविष्यवाणी झूठ साबित होगी। लेकिन अष्टक कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते, आपकी शादी आपकी बेटी से ही होगी। इस पर राजा गुस्सा हो जाता है और सेनापति को अष्टक को बंदी बनाने का आदेश देता है। लेकिन महाराज अष्टक महामंत्री का भाई होता है, इसलिए महामंत्री राजा को एक बार सोचने के लिए कहता है, जिस पर राजा महामंत्री को भी बंदी बनाने का आदेश देता है। कुछ दिन बाद राजा का चंद्रिका से विवाह हो जाता है। राजा अपनी सुहागरात मनाने के लिए चंद्रिका के कमरे में जाता है, लेकिन सभी रानियां जानती थी कि राजा रानी चंद्रिका के साथ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि राजा संतान नहीं चाहता है। इसलिए राजा चंद्रिका से सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि तुम ही मेरे बच्चे की माँ बनोगी और मेरी महारानी बनोगी और बाद में राजमाता बनोगी। तभी वहां पर एक नकाब पहना हुआ आदमी आता है और वो चंद्रिका पर हमला करता है। राजा चंद्रिका को बचा लेता है और उस आदमी को बेनकाब कर देता है और ये रूपलेखा होती है। राजा को लगता है कि रानी स्नेहलता ही सब कुछ कर रही है, इसलिए राजा रानी स्नेहलता के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी रूपलेखा ने नई रानी चंद्रिका को मारने की कोशिश की है और इसी ने रुक्माताई और रानी विशाखा को भी मारा है और इसलिए अब रूपलेखा को मृत्यु दंड मिलेगा। रानी स्नेहलता ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि स्नेहलता को अपनी बेटी रूपलेखा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रानी स्नेहलता राजा के सामने रूपलेखा को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजा रानी स्नेहलता की एक भी बात नहीं सुनता। रूपलेखा राजा से कहती है कि अष्टक की भविष्यवाणी के अनुसार अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो राज्य पर संकट आएगा। तब राजा अष्टक को भी मृत्युदंड देने का ऑर्डर देता है। इन सब में रानी चंद्रिका भी राजा का साथ देती है। रानी स्नेहलता अपनी बेटी को फिर से खोने के दुख में इतनी दुखी हो जाती है कि वो बीमार हो जाती है और वो जेल में जाकर महामंत्री से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मेरी बेटी जिंदा है और राजा ने उसे छुपाकर बंदी बना रखा है। लेकिन महामंत्री कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जरूर नई रानी चंद्रिका ही कोई साजिश कर रही है और उसने राजा को भी अपने वश में कर लिया है। लेकिन रानी स्नेहलता को महामंत्री की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो महामंत्री को मार देती है और अपने कमरे में आकर सब कुछ सोचने लगती है और रानी चंद्रिका को मारने का प्लान बनाती है। और फिर रानी स्नेहलता अपने एक सेवक को लुभा लेती है और उसे रानी चंद्रिका के दूध में जहर मिलाने के लिए कहती है। सेवक जब रानी चंद्रिका के दूध में जहर मिला रहा होता है तब सेनापति भी वहां पर होता है और सेनापति उस सेवक को देख लेता है। सेवक सेनापति को देखकर वहां से भागता है और भागते हुए रानी स्नेहलता के कमरे में पहुंच जाता है। सेनापति भी उसका पीछा करता है। रानी स्नेहलता उस सेवक को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर सेनापति पहुंच जाता है और वो रानी स्नेहलता को सारी साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है और रानी स्नेहलता को बंदी बना दिया जाता है। रानी स्नेहलता का साथ देने के लिए अब उसके साथ कोई भी नहीं होता। फिर रानी मधुमती जेल में रानी स्नेहलता से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि रानी चंद्रिका ही सब कुछ कर रही है। रानी मधुमती रानी स्नेहलता को जेल से छुड़वा लेती है और दोनों राजा के पास जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रानी चंद्रिका जहर वाला दूध राजा को पिला देती है जिससे राजा की मौत हो जाती है। और इन सब में रानी चंद्रिका का साथ सेनापति भी देता है क्योंकि सबको लगता है कि राजा विचित्रसेन एक अच्छा राजा नहीं है। अब चंद्रिका जब सिंहासन की ओर जा रही होती है तब रानी स्नेहलता उसे रोकती है और रानी चंद्रिका को अकेले देखकर चंद्रिका से पूछती है कि राजा कहाँ है। चंद्रिका सबको सारी सच्चाई बताती है और रानी स्नेहलता से कहती है कि मैं आपकी वही खोई हुई बेटी हूँ जो 18 साल पहले आपसे अलग हो गई थी। रुक्माताई और सेनापति ने मुझे बचाने के लिए मुझे पैदा होते ही एक दूसरे शहर भेज दिया था और मेरी जगह एक और लड़की को रख दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाराज अष्टक की भविष्यवाणी के अनुसार राजा ने मुझसे यानी अपनी बेटी से ही विवाह किया और अब मैं इस राजगद्दी पर बैठूंगी और आप मेरी माँ होने के नाते राजमाता बनेगी।
अब हम दोनों मिलकर राज्य में सबको न्याय देंगे। रानी स्नेहलता ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन रानी मधुमती ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो भी राजमाता बनना चाहती थी। इसलिए वो चंद्रिका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रानी स्नेहलता वहीं पड़ी एक तलवार से रानी मधुमती पर हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर रानी स्नेहलता चंद्रिका को राजगद्दी पर बैठाती है और खुद चंद्रिका की सुरक्षा के लिए उसके पीछे खड़ी हो जाती है। और यहीं पर कामराज सीजन 1 की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये वेब सीरीज की स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।